अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने मंगल को कहा कि 2023 के मानसून सीजन यानी जून था सितंबर 2023 में तवील मुद्दती आम औसत का 96% रहने की उम्मीद है। IMD ने एक रिलीज में कहा कि अंदाजे के लिए अपनाए गए मॉडल्स में गलती के मार्जिन के साथ इस बार बारिश मज़कूरा अंदाजे से 5% ज्यादा या कम हो सकती है। साल 1971 से 2021 की मुद्दत के लिए IMD के तवील दौरानिए के औसत यानी LPI के मुताबिक मुल्क में आमतौर पर बरसात के मौसम में 87 सेंटीमीटर बारिश होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तमिलनाडु हुकूमत की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से तमिलनाडु में रियासत गिर सड़क मार्च करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इजाजत को चैलेंज किया गया था। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मेथल की बेंच ने रियासती हुकूमत की अर्जी को मुस्तरद करते हुए RSS को इसके प्रोग्राम के मुताबिक तमिलनाडु में रियासत गिर सतह पर सड़क मार्च करने की इजाजत दे दी। तमिलनाडु हुकूमत ने हाईकोर्ट के 10 फरवरी 2023 के फैसले को चैलेंज किया था जिसमें सड़क मार्च की इजाजत दी गई थी। RSS ने अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु हुकूमत से रियासत में आजादी का अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के पेश नजर सड़क मार्च निकालने की इजाजत तलब की थी। रियासती हुकूमत ने अमन अमान के मसले का हवाला देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद RSS ने सड़क मार्च निकालने की इजाजत हासिल करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पिछली समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत की जानिब से ये अर्ज करने के बाद कि समाअत मुलतवी कर दी थी कि वो RSS के साथ बातचीत करके सड़क मार्च तनाज़े को हल करने की कोशिश करेगी। हुकूमत ने अदालत को बताया कि वो मुजवज़ा तहरीक के लिए मुनासिब रास्ते तलाश करने के लिए RSS के मुंतजिम से बातचीत करेगी। बेंच ने 3 मार्च को रियासती हुकूमत को उस अर्जी के बाद रोड मार्च के मुजवज़ा रास्तों पर 17 मार्च तक RSS के साथ बातचीत करने की इजाज़त दी थी। बेंच के सामने हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि रियासती हुकूमत ने RSS की सड़क मार्च की मुखालिफत नहीं की लेकिन अमन अमान के पेश नज़र हिस्सास रास्तों का मसला उठाया है। बेंच के सामने दलील देते हुए रोहतगी ने अर्ज किया कि रियासती हुकूमत बम धमाकों और ममनुआ तंजीम PFI की सरगर्मियों से मुतासरा 6 अजला में रियासत गिर सड़क मार्च पर पाबंदी लगाना चाहती है। सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा था कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रियासती हुकूमत के दलाइल से इत्तेफाक किया लेकिन डिवीजन बेंच ने तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत करते हुए उसे रोड मार्च की इजाजत दे दी थी। अदालत उज़्मा के सामने अपनी अपील में जो एडवोकेट जोसेफ अरस्तु के जरिए दायर की गई थी, तमिलनाडु हुकूमत ने दलील दी थी कि इस तरह के रोड मार्च की इजाजत देने से रियासत में अमन अमान के कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। दरखास्त में कहा गया कि इस मार्च के खिलाफ रियासत का फैसला अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आइन के आर्टिकल 19(2) के तहत बुनियादी हुकूक के माकूल पाबंदियों के अंदर था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 13 अप्रैल को तकरीबन 71,000 नौजवानों को ऑफर लेटर यानी तकर्रूरी नामा देने वाले हैं। मुलाजमत के लिए अपॉइंटमेंट लेटर वज़ीर-ए-आज़म रोजगार मिला के तहत तकसीम करेंगे और ये अमल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंजाम पाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मुलाजमत पाने वाले नौजवानों से खिताब भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजगार मेले के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सरकारी महकमे में तकर्रूर किए गए 71,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। रोजगार मेला मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक पेशकदमी है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश होगी। रोजगार मेले के तहत कई महकमों में मुंतखब किए गए नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। हुकूमत हिंद के तहत 71,000 नौजवानों को मुलाजिमत के लिए ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टीनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और दीगर ओहदे शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को आसाम में कहा कि मेरे जिगर के टुकड़ों नौजवान भाइयों बहनों, मुझे आने में देर हुई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पहले नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। राहुल बाबा ने पूरे मुल्क की यात्रा की लेकिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के इंतखाबात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बुराई करते हैं। राहुल गांधी अभी भी समझ जाओ, अभी नॉर्थ ईस्ट में सुपड़ा साफ हुआ है, अगर वो इसी राह पर चले तो कांग्रेस का पूरे मुल्क से सफाया हो जाएगा। ये उस वक्त
मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। असम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उस वक्त मैं मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में वाक़ अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मुल्क के बारे में मनफी मगरबी तस्वुर का जवाब दिया। वजीर खजाना वहां हिंदुस्तानी मीशत की लचक और तरक्की पर बात कर रही थी। हिंदुस्तान में सरमायाकारी या सरमाए की आमद को मुतासिर करने वाले मफरूजों पर PII के सदर एडम एस पोसन को जवाब देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस पर एक नज़र डालें। उन लोगों की तरफ से लगाए जाने वाले मफरूज़े को ना सुने जो ज़मीन पर कभी गए ही नहीं थे और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में उसका जवाब उन सरमायाकारों के पास है जो हिंदुस्तान आ रहे हैं और वो आते रहे हैं। Will this happen in India? In the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject. It's not the government of India's subject. Each province has its elected government. They take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today. लोकसभा रुकनीत जाने के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी मंगल के रोज पहली बार केरल के वायनाड पहुंचे। उन्होंने वहां कलपेट्टा में 22 मिनट तक रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई सीनियर कायदीन उनके साथ नजर आए। राहुल पिछले लोकसभा इंतखाबात में वायनाड से रुकने पार्लियामेंट बने थे। राहुल ने कहा कि 4 साल पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ से MP बना। मेरे लिए यहाँ इंतखाबी मुहिम करना सबसे अलग था। मैं केरल का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार ने मुझे महसूस कराया कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। इसके पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं यहाँ आकर खुश हूँ। ये बहुत जज्बाती दौरा है। जब मैं अपने भाई के साथ वायनाड आई हूँ, कल मैं उनके घर से उनका फर्नीचर पैक कर रही थी। जब तक नई जगह नहीं मिल जाती वो माँ के साथ रहेंगे।
and I've thought quite a lot. Now I've been member of parliament for quite a few years, and I've thought quite a lot what it means to be a member of parliament. It means to be a people's representative. To be a people's representative, you have to understand the emotions of people. You have to understand the suffering of people. You have to understand the difficulties of people. You have to have the humility to touch people, to treat people as your equals, sometimes to treat people as your superiors. So a true representative of the people develops by attacking himself, by giving up things that one desires, by not fighting for what you want, but fighting for what people want, by becoming, maybe one can say, less arrogant. I heard some ministers of the BJP saying that the Congress party has taken one man's issue and is making it out of to be an issue of democracy. It seems to me to be exactly the opposite. The entire government and the BJP are trying to turn our democracy upside down just to protect one man. His name is Gautam Adani. Our country is at a crossroads. What has happened to my brother is just a symptom. It is a symptom of how far we are down the path towards a dictatorship today. Today, the government believes that it can silence any dissent. It believes it can take our ports, our airports, even some of our defense establishments, and pass them on to their businessmen friends. The whole government defends a man whom they have enabled to make thousands of crores a day, but they don't defend farmers who make only 27 rupees a day. Our soldiers stand at the borders ready to sacrifice their lives while Mr. Adani subcontracts to Chinese businesses. Our Prime Minister feels responsible to defend Mr. Adani, but he feels no responsibility towards the people of India. I hope कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हफ्ता यानी 8 अप्रैल को एक ट्वीट में अडानी मुद्दे पर सवाल उठाए थे। ट्वीट में लिखा था कि सच्चाई छिपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं? राहुल ने कांग्रेस के साबिक 5 कायदीन का नाम भी अडानी से जोड़ा था। अडानी ग्रुप ने पीर के रोज राहुल गांधी के इन्हीं इल्जामात का जवाब दिया। बयान जारी करते हुए ग्रुप ने कहा कि साल 2019 से अब तक ग्रुप की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर $2.87 बिलियन यानी 23,525 करोड़ रुपए जुटाए, जिनमें से 20,902 करोड़ रुपए फिर से बिजनेस में लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि कई रियासतों के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत की एक मामले का इंकशाफ करते हुए आरएसएस लीडर राम माधव का नाम लिया है और वजीर आजम को इस मामले में राम माधव के खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मलिक ने आरएसएस लीडर कहकर अपनी बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू में इस लीडर का नाम राम माधव बताया। माधव आरएसएस के लीडर और मोदी के करीबी हैं। उनका कहना था कि इस इंकशाफ में अगर सच्चाई नहीं है तो माधव को सत्यपाल मलिक पर हत्या की इज्जत का मुकदमा करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो मोदी फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सत्यपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो है जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी कि आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। आज
उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं। इसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है। कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे। यहां 300 करोड़ 200 करोड़ क्या है? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मन से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी पिछले 10 दिनों से लगातार कर्नाटका की फख्र और उसकी पहचान पर हमला करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की बीजेपी ने बड़े पैमाने पर साजिश रची है। उन्होंने कहा कि रियासत की 40% कमीशन वाली हुकूमत आइंदा इंतखाबात में 40 से भी कम एमएलए वाली रह जाएगी। 26 member of parliament, so BJP and Bombay government is mum on this, is silent on this. Why they are keeping silent? The brand Nandini, there is a consistent attack to kill the brand Nandini, to kill Karnataka Milk Federation. Bombay government and 26 MPs, none of them is in favor of brand Nandini. All of them are standing with Amit Shah ji and Modi ji. Yesterday I thought that why they want to kill brand Nandini, and I got the answer today, and I want to share that. The price of the curd per liter of Nandini is 47 rupees. The price of the curd per liter of Amul is 66 rupees. If you will add 40% in 47, it comes out as 66. Because Bombay government was not getting 40% cut here. They were not able to get 40% cut in the Nandini milk, in the Nandini curd. And if you will add 40% in the Nandini curd price, which is 47 rupees a liter, exactly you will get the Amul curd price per liter. 47 rupees plus 40% of 47 is 19 rupees, that comes out as 66 rupees, and Amul curd price is 66 rupees a liter. This figure 40 is attached to Bombay government. I don't know how come they are having so much. I don't know how come
They are having so राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट रियासत की साबिका वसुंधरा हुकूमत के दौरान होने वाले बदनुमानी के मामलों की जांच के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठे। सचिन पायलट ने सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर अपना एक रोजा भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर पायलट के बहुत से हामी भी मौजूद थे। इस मौके पर पोस्टर पर महात्मा गांधी की तस्वीर और वसुंधरा हुकूमत में बदनुमानी के खिलाफ अनशन लिखा हुआ था। काबिल जिक्र है कि पायलट ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वसुंधरा राज्य हुकूमत के दौरान बदनुमानियों के मामलों की तहकीकात का मुतालबा करने के लिए आज भूख हड़ताल का ऐलान किया था और कहा था कि उन्होंने वजीर आला अशोक गहलोत को इस सिलसिले में 2 खतूत लिखे, जिनमें बदनुमानी के मामलों की अशोक गहलोत से इंक्वायरी कराने की दरखास्त की, लेकिन हुकूमत के 4.5 साल गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में है ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इश्यूज जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं है। ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में और मैंने आज भी मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को कौमी पार्टी का दर्जा दे दिया। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है और पार्टी कायदीन व कारकुन जश्न मना रहे हैं। इस दरमियान पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कारकुनों को खिताब कर अपनी खुशी का इजहार किया। अपने खिताब में अरविंद केजरीवाल ने कारकुनों और मुल्क के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कौमी पार्टी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी ने मुल्क को नई सिमत दी है। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे जो लोग देश भर में, आप तो जुड़े हुए हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, इस पे मिस कॉल मारे जो देख रहे हैं, 9871010101। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव मंगल के रोज नई दिल्ली में वाक़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पेश हुए। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ चली। जराये के मुताबिक तेजस्वी दिन के करीब 11:15 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां देर शाम तक उनसे पूछताछ हुई। हरियाणा के पलवल में तुलबा से भरी प्राइवेट स्कूल की बस में अचानक बस चलते वक्त आग लग गई। आसपास के लोगों ने अंदर बैठे सभी बच्चों को महफूज बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में बस आग का गोला बन गई। बाद में इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पहुंची। बस में रखे सभी बच्चों के स्कूल बैग जलकर राख हो गए। जानकारी के मुताबिक मंगल की सुबह पुराने जीटी रोड पर शहर थाना के पास चलती बस में आग लग गई। लोग फौरी बस की तरफ दौड़े और अंदर बैठे बच्चों को बाहर निकाल लिया। कुछ देर में आग बढ़ती ही चली गई और पास की दुकानों के साइन बोर्ड को भी अपनी चपेट में ले लिया। म्यांमार की फौज के हवाई हमलों में मंगल के रोज 53 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 15 खवातीन और कई बच्चे भी शामिल हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फौज ने ये हवाई हमले बागियों का गढ़ माने जाने वाले पाजीगी इलाके में किए, जो वहां के सगोंग सूबे में है। हमले के वक्त लोग एक ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए जमा हुए थे। 2 साल पहले हुए तख्तापलट के बाद इसे फौज का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला सुबह 7 बजे के करीब किया गया। रूस का सबसे एक्टिव वोल्केनो मंगल की रोज 16 साल के बाद फट गया। शिवेल्चू नामी इस वोल्केनो के फटने से धुएं का गुबार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जिससे रूस के कामाक्षा पेनिसुला में काफी वक्त तक एयर ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वोल्केनो के फटने से उड़ी राख वेस्ट में 400 किलोमीटर और साउथ में 270 किलोमीटर तक फैल गई। वहीं इससे उठा धुआं 1,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, जो अभी भी फैलता ही जा रहा है। वोल्केनो फटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वोल्केनो के असर से लोगों को बचाने के लिए मकामी इंतजामिया ने 6,000 किलोमीटर तक के इलाके के सभी स्कूलों को बंद कर दिया। तिब्बती बौद्धों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा ने वायरल होने वाली इस वीडियो पर कम उम्र लड़के और उसके अहले खाना से माफी तलब की। उनकी इस मुबैना हरकत पर लोगों ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की थी। उनकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश में, जिसमें उनकी एक नाबालिग लड़के से हालिया मुलाकात को दिखाया गया। वीडियो में वो लड़के के होठों को बोसा लेते हुए कहते हैं कि क्या वो उनकी जबान चूस सकते हैं। इस वीडियो में गम और गुस्से के बाद पीर के रोज दलाई लामा और उनकी टीम ने लड़के और उसके अहले खाना से ये कहते हुए माफी मांगी कि वो अक्सर उन लोगों को छेड़ते हैं जिनसे वो मासूमाना और चंचल अंदाज में मिलते हैं। उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एक वीडियो क्लिप गर्दिश में है जिसमें इस हालिया मुलाकात को दिखाया गया, जब एक नॉर्मल लड़के ने दलाई लामा से दरख्वास्त की कि क्या वो उसे गले लगा सकते हैं। तकद्दुस माफ के अल्फाज की वजह से तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए वो लड़के और उसके अहले खाना और दुनिया के कहीं भी उसका कोई दोस्त हो सबसे माफी चाहते हैं। ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चार्ल्स और कैमिला बकिंघम पैलेस से एक काले रंग के डायमंड जुबली स्टेट कोच रथ में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान उनका काफिला पिछली बार यानी एलिजाबेथ की ताजपोशी के मुकाबले में छोटा रास्ता अपनाएगा। बकिंघम पैलेस ने बताया कि किंग एक आम सीधी सादी तकरीब चाहते हैं जिसमें मॉडर्न टच हो। वेस्टमिंस्टर पहुंचने से पहले किंग और क्वीन का काफिला 2 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान वो एडमायरलिटी आर्च और दीगर मकामात से होते हुए 11 बजे ताजपोशी के लिए पहुंचेंगे। सेरेमनी के बाद किंग क्वीन 260 साल पुराने गोल्ड स्टेट कोच चैरियट में बैठकर वापस पैलेस जाएंगे। ब्रिटेन में 70 साल बाद हो रहे ताजपोशी की इस तकरीब में एक खास इमोजी भी तैयार किया गया है। ये सोशल मीडिया के दौर में पहली ताजपोशी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इमोजी में एक क्राउन बना हुआ है जो सेंट एडवर्ड के ताज से मुतासिर है। हिंदुस्तान में एक मखसूस लोगों के ग्रुप की जानिब से गाय के पेशाब को असरदार दवाई करार दिया जाता है, जबकि तहकीक से यह साबित हुआ है कि इसमें खतरनाक जरासीम होते हैं। बरेली में वाक़ मुल्क के अहम वेटनरी तहकीक के इदारे ICAR यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से की गई तहकीक में पाया गया कि भैंस का पेशाब जरूर कुछ जरासीमों के खिलाफ कारगर पाया गया। इदारे ने भोजराज सिंह की क़यादत में PhD के 3 तुलबा की जानिब से की गई तहकीक में पाया कि गायों और बैलों के पेशाब के नमूनों में एस्चारचिया कोलाई की मौजूदगी के साथ साथ कम से कम 14 अक़साम के खतरनाक जरासीम मौजूद होते हैं जो पेट के इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। तहकीक के नताइज ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट रिसर्चगेट पर शाये किए गए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।